गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? सब बढ़िया। ये जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, सबने कर लिया? लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिया सबने जो दिया था? हाँ या ना बता दो फटाफट। बेटा ज्वाइन फास्ट, फटाफट क्लास ज्वाइन करो, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अरे स्टार्ट भाई, फटाफट बताओ। तो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्या वैल्यू करना, लेकिन ये था बस वो सिंपल सी बात थी कि मैंने अगर ठीक है क्या क्या मिलाया था, एक प्लस से मिलाया था, वैल्यू मुझे ध्यान नहीं है, मैंने रैंडम दी थी। एक एच प्लस मिलाया था, एक एच मिलाया था। ठीक है, 3 एसिड थे। ठीक है, HCl शायद 2-3 बार लिखा था मैंने। ठीक है, तो H प्लस के लिए तुमने क्या किया होगा, जितने भी ठीक है जितने भी तुम्हारे H प्लस वाले एसिड्स थे, ठीक है, वैल्यूज बता दो, मैं सोल्व कर देता हूँ, या वैल्यूज भेज दो, या उम्मीद है मैंने कर ही लिया होगा सबने, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बच्चा है जिसका ना हुआ कि मैं कराऊं इसको? कोई बच्चा है जिससे ना हुआ? फिर तो मुझे वैल्यूज भेजो ताकि मैं सोल्व कर दूं। अगर हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताओ फटाफट। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई हो गया था, तो हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं, लास्ट केस। ठीक है, मैं भी आंसर डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे, मुझे वैल्यूज याद नहीं है, मैंने क्या वैल्यूज दी थी, मैंने रैंडम वैल्यूज दी थी। ठीक है, तो मैं आंसर डाल दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, सही किया होगा सबने क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो भाई अगला केस। टू और मोर, बेटा मैं यहाँ रिएक्टिंग डाल रहा हूँ, रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, बेटा और ये स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, ध्यान रखना। टू और मोर रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय मिक्सिंग मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी लूंगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी लूंगा, और सारे रिएक्टिंग होंगे। ठीक है, ये खेला समझना सबने, ध्यान से देखो।
बेटा इसके अंदर मैं जनरल केस ले रहा हूँ, जनरल, ठीक है। और जनरल में हम, मैं क्यों बोल रहा हूँ जनरल, क्योंकि यहाँ पर जनरली एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो मैं इसी को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा क्या करेगा वो, तुम्हें बोल देगा कि एक एसिड है, मान लो उसने दे दिया तुम्हें एसिड 0.1 मोलर 100 ml, और दे दिया बेस, ठीक है, NaOH 0.1 मोलर 50 ml। बेटा इस बात मिला हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने मिक्सचर्स के लिए किया था, वो मैं आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। खेला बिल्कुल सेम रहेगा। मुझे क्या करना है, इन दोनों को रिएक्ट कराना है। क्या करना है मुझे, इन दोनों को रिएक्ट करा के मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मिलीमोल्स 10 हो गए, इसके 5, ये अभी ठेंगा ठेंगा, ठीक है। तो ये 5 बचे, ये खत्म, ये 5 बनेगा, ये 5। अब मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है तुमसे कि फाइनल सॉल्यूशन में बेटा H प्लस कितने बचे, ठीक है। अगर मैं हर एक आयन की बात करता हूँ फाइनल सॉल्यूशन में, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, H प्लस आयन बेटा कितने होंगे, जितने HCl होंगे उतने H प्लस होंगे, क्योंकि एक HCl ही H प्लस देता है, ठीक है। तो H प्लस बेटा HCl के मोल्स के बराबर, कंसंट्रेशन के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा 5/150 मोलर। बोलो बेटा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इतनी कंसंट्रेशन Cl माइनस की भी होगी, क्योंकि एक HCl जब टूटता है एक ही H प्लस देता है, Cl माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ Na प्लस और Cl माइनस की, बेटा उसकी कंसंट्रेशन NaCl के बराबर होगी, क्योंकि एक NaCl में एक ही Na प्लस है, एक ही Cl माइनस, ठीक है। वो भी वही हो जाएगी 5/150। तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बेटा क्लियर है सबको, सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है भाई, इज दैट क्लियर, जल्दी बता दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन बेटा वैभव H2O क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो मैं उसको मानता ही नहीं कि वो H प्लस देगा। मैंने तो बताया था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें काउंट ही नहीं करना होता, क्योंकि बहुत ही कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसका, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई, इसी में मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इसका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अभी अभी तक एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले की थी और एक की, ये दो एप्लीकेशन पर ही 95% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं तुम्हें बहुत सारे H प्लस दे दूं, बहुत सारे, और बहुत सारे OH दे दूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नहीं पता कौन कितना बचेगा, तो मैं ये सस्पेंस में रखूंगा, जैसे पहले किया था, सस्पेंस, मुझे नहीं पता यहाँ क्या आने वाला। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, M1 Mi Vi और Xi, वही खेला है, बिल्कुल सेम खेला, कि यहाँ पर वो वाला आयन कितना है, तो वो X होगा एक मोलिक्यूल में, जैसे वो था। ये सारे एसिड के ले लो, -Mi Vi Xi, ये सारे बेस के ले लो। बेटा आगे जाके मैं बताऊंगा ये Xi बेटा एन फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो भी एन फैक्टर पता नहीं है, बस अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ। और यहाँ पर बेटा टोटल वॉल्यूम कर दो, टोटल वॉल्यूम। अगर अब ये बेटा पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव, तो समझ जाना ये H प्लस की कंसंट्रेशन है। अगर ये 0 आ जाता है, समझ जाना ये न्यूट्रल है सॉल्यूशन, ठीक है। और ये H प्लस है तो एसिडिक हो गया, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है बेटा, तो समझ जाना जैसे ही नेगेटिव दिखे, नेगेटिव को हटा देना, और यहाँ पर ब्रैकेट में OH माइनस लिख देना। समझ रहे हो, नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो कुछ भी नहीं करना, नेगेटिव आते ही यहाँ OH लिखो और इसको उड़ा दो। क्लियर है भाई। तो इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद है कर लोगे अब तुम। क्वेश्चन लिखो, मैंने क्या लिया, 0.1 मोलर 100 ml HCl प्लस 0.01 मोलर 100 ml H2SO4 प्लस 0.2 मोलर 100 ml HNO3 प्लस 0.1 मोलर 100 ml NaOH प्लस 0.2 मोलर
100 ml KOH प्लस 0.01 मोलर 200 ml CaOH का ट्वाइस, कितना हो गया? 100, 200, 300, 400, 500 प्लस 300 ml वाटर। इजी क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सक्षम सक्षम मैं बोल रहा हूँ जनरली ये पूछा जाता है। जनरली अगर तुम्हें यहाँ पर Cl वगैरह के बारे में बताना है तो तुम्हें पता है जितना H प्लस होगा उतना ही Cl होगा ना। तो जब वो H प्लस के बारे में पूछना चाहेगा तो जनरली वो तुम्हें सारे एसिड ही देगा, ठीक है। वो कभी भी इतना बड़े क्वेश्चन में Cl की नहीं पूछने वाला, पूछेगा तो फिर इसको ऐसे सोल्व भी कर लेना, चाहे शॉर्ट ट्रिक ही सिखा दूंगा, लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट है H प्लस और OH माइनस के लिए। बेटा लास्ट में बेटा 300 ml वाटर, लास्ट में बेटा 300 ml वाटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे बच्चे कर लेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। सक्षम उसको बेटा फिर करके देखना पड़ेगा, वो करके देखना पड़ेगा। सक्षम वो इतना बड़ा क्वेश्चन कभी देगा ही नहीं उसमें। ठीक है, ये तो मैंने 7-8 चीजें ऐड कर दी। ये क्वेश्चन तभी देगा जब वो H प्लस या OH के बारे में पूछेगा जनरल। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट से। कर दो भाई फटाफट कर दो, सिंपल है। देखो भाई सिंपल है, HCl से स्टार्ट हो जाओ, इसको सस्पेंस रखो। HCl बेटा कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100, एक HCl बेटा एक H प्लस देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा H2SO4 पे, 10.01 इंटू 100, H2SO4 2 H प्लस देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ HNO3 पे, HNO3 1 H प्लस देता है, ठीक है। तो एसिड अकेला सारा हो गया, माइनस बेस पर आ जाओ, बेस 0.1 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0.01 इंटू 200 इंटू 2 डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम 1000 हो गया। यही हुआ ना, बताओ यही किया सबने, बताओ फटाफट, यही किया है, ठीक है, यही आया ना। अब देखो बेटा सीधा तुम देख सकते हो, तुम्हें ये दिख रहा है कि इससे मैं डायरेक्टली काट दूं, क्या मैं डायरेक्टली काट दूं दोनों को? कर सकता है ना, ठीक है। और इससे डायरेक्टली काट दूं, ठीक है, तो मेरा बचेगा क्या? इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी बताओ, इसकी बोलो भाई फटाफट, सारे बच्चे आंसर दो फटाफट, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 2 माइनस, और इसकी
-2/1000। जैसे ही माइनस दिखेगा प्लस करो और यहाँ OH लिख दो। याद है, मतलब साइन को हटा के सीधा OH लिख देना। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक, और बेसिक भी कितना, इतना, क्योंकि इसमें OH माइनस है। बेटा क्लियर है? जतिन बेटा XI ये तो वही है ना जो कल बताया था कि वो मॉलिक्यूल कितने H प्लस या OH दे रहे हैं। इस केस में कितने H प्लस दे रहा है लेंगे, और उस केस में कितने OH दे रहे हैं। मतलब ये क्या है कि एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस देगा, एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस देगा। क्लियर है भाई? ओके, बेटा वो एन फैक्टर है वैसे तो, ठीक है। मैं अभी एन फैक्टर पर आने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एन फैक्टर पर बात आ जाएगी। अभी मैं उसको एन फैक्टर बोल नहीं रहा, तुम डर जाते हो, तो मैं इसलिए जनरल एक्स लिख दिया। वैसे एन फैक्टर है, ठीक है। चलो भाई अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। बेटा अगली कंसंट्रेशन टर्म है, बेटा अगली कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। अगली कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। करें स्टार्ट? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से रिडॉक्स स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। बेटा यही तो इसी टॉपिक से तुम्हारे रिडॉक्स की एंट्री आ गई बस हमारे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हमारी रिडॉक्स में एंट्री हो जाएगी। अभी ब्रिज है अपना बस, यहाँ से हम रिडॉक्स में भी एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो नॉर्मेलिटी को ना मैं समझाते टाइम ना, उसको एक भाई है उसका भाई, और वो भाई है मेरा मोलैरिटी। बेटा मैं दोनों को ना साइड बाय साइड लिखूंगा, समझ जाना कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना उन दोनों को कंपेयर करते हुए चलूंगा, बहुत आसान लगेगा। तो ध्यान से देख बेटा, एक्चुअली में ठीक है नॉर्मेलिटी होता क्या है, ध्यान से समझ। बेटा नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट बोल लो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बेटा मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है बेटा। बताओ, तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूँ, एक चीज बोल सकता हूँ कि जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है और मेरे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट को मैं इक्यू से लिखूंगा, इक्विवेलेंट ये दोनों भाई भाई है, कजन भाई, ठीक है। तो इन दोनों का एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है अभी हम सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों भाई भाई है, ऐसे समझते हुए चलना, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, मतलब वो कुछ नई चीज नहीं है, वो भी एक नंबर है। जैसे एक नंबर ऑफ मोल्स का नंबर होता है वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का भी नंबर, या इक्विवेलेंस लिख लो या इक्विवेलेंट लिख लो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक, ठीक है। बेटा आप देखो, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ पर बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा, बोलो भाई। अब बेटा देखो, अगर अब तुम्हें इस इक्विवेलेंट को समझना है, इस इक्विवेलेंट को, जैसे मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है ना, गिवन मास बाय मोलर मास।
वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो यहां से मैं एक और चीज बोल सकता हूं, यहां पर आया मेरा इक्विवेलेंट मास, यहां है मोलर मास, तो यहां से मैं एक और चीज बोल सकता हूं बेटा, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों भाई भाई, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, ठीक है। वैसे ही नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी भाई भाई है, ये वाली बात तो रहेगी क्योंकि दोनों भाई भाई साथ साथ चल रहे हैं, तो ये दोनों को रिलेट करते हुए चलना बहुत आसान लगेगा। अब देखो, जब मैं नॉर्मेलिटी को समझने गया एक नई टर्म आ गई इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट को समझने गया नई टर्म आ गई इक्विवेलेंट मास। अब मैं इक्विवेलेंट मास को समझने चलता हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे क्या समझना है इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास मेरा बेटा होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, समझ रहे हो। अब बात आती है बेटा एन फैक्टर क्या है। अब एन फैक्टर को समझने के लिए हम आगे जाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, मेरा जो नॉर्मेलिटी को अगर समझना है ना, नॉर्मेलिटी को समझने के लिए मुझे इक्विवेलेंट को समझना पड़ेगा, इक्विवेलेंट को समझने के लिए मुझे किसको समझना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा एन फैक्टर को। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब मैं सबसे पहले किसको सीखना पड़ेगा, कोई बताएगा हमें सबसे पहले किसको सीखना पड़ेगा, एन फैक्टर को। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको जैसे सीखोगे ये आ जाएगा, ये आ गया तो ये आ जाएगा, ये आ गया तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, समझ रहे हो बेटा। तो हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या हो गया आज की क्लास का, एन फैक्टर निकालना। बोलो क्लियर है भाई, सारे बच्चों की बात क्लियर है, तो बड़े आगे बोलो भाई, बड़े आगे। चलो भाई, तो उम्मीद है तुम सबने नोट कर लिया, ये लगा लो हमारा रिडॉक्स चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हमारी रिडॉक्स में एंट्री हो जाएगी, लगभग हो ही चुकी है, बिल्कुल हम बॉर्डर पर आ चुके हैं बेटा। तुम्हारा एक वो टर्म रह गई ये पीओएसी, और एक लॉस रह गए हैं। लॉस तो बिल्कुल फर्जी चीज है, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है ना, उस पर कभी क्वेश्चन आता कराऊंगा, लेकिन उसको हम बाद में कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। और पीओएसी, पीओएसी को मैं जस्ट इसके बाद करा दूंगा। वैसे पीओएसी मेरा काम चल जाता है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन में नहीं चल पाता, तो पीओएसी भी एक टूल है जिसको हम यूज करना सीखेंगे। जैसे नॉर्मेलिटी खत्म होगा, रिडॉक्स में एंट्री होने से पहले मैं पीओएसी करा दूंगा, ठीक है। नोट कर लिया बेटा सबने इतना पार्ट, सबने, चलो। हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। बेटा ये एन फैक्टर जिसने सीख लिया ना, दोबारा बता रहा, तुम्हें तो इतना तो आइडिया होगा ही बेटा, एन फैक्टर तो तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बिना चलती नहीं, रिडॉक्स चलता नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में भी आता रहता है, मतलब जहां जहां नॉर्मेलिटी आ सकती है वहां वहां एन फैक्टर आना चाहिए। तो एन फैक्टर बहुत ही कीमती चीज है, सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ एन फैक्टर में किस किस का निकालना होता है। सबसे पहले बेटा एन फैक्टर में निकालना होता है एलिमेंट्स में, और हमें एन फैक्टर निकालना होता है सोल्ट्स में, और हमें एन फैक्टर निकालना होता है आयंस में, और मुझे एन फैक्टर निकालना होता है एसिड में, और मुझे एन फैक्टर निकालना होता है बेस में, और लास्ट मुझे एन फैक्टर निकालना होता है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब हमें इन सब में एन फैक्टर का खेला खेलना, समझ रहे हो। तो हम इनको वन बाय वन उठाएंगे और सीखेंगे कैसे एन फैक्टर निकाल रहे हैं हमारे खेल, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर एलिमेंट्स। बेटा ध्यान रखना, एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर होता है बेटा उसकी वैलेंसी, एन फैक्टर किसके इक्वल होता है, उसके वैलेंसी। जैसे बेटा अगर मैं बोल दूं एग्जांपल, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो उसका एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा। बेटा एन फैक्टर का कोई साइन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन की बताओ फटाफट एन फैक्टर कितनी होगी, बहुत बढ़िया। सोडियम का एन फैक्टर,
मैग्नीशियम का एन फैक्टर, हैलोजन का एन फैक्टर। तो सारे बच्चे समझ गए कि हम एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते, इतना खेला समझ सब। ठीक है, इसी में एक और लिख लेना बेटा, स्पेशल केसेस है, 4 गैसेस, जो तुम्हारे काम आएगा बहुत आगे जा जाता। ठीक है बेटा, वैसे तो इसको हम ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन समझने के लिए तुम समझ सकते हो ताकि तुम्हें याद रह जाए। ठीक है, वैसे एक्चुअल में हम इसको नहीं ऐसे नहीं निकालते, वो इलेक्ट्रो से निकालते हैं, लेकिन नॉर्मली बस याद रखने के लिए। एक हाइड्रोजन का बेटा फैक्टर कितना होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, सबका मालिक एक, हाइड्रोजन का एक होगा, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया। तो यहाँ पर याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो, वैसे वो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से देखते हैं, लेकिन बस मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे O2 हो गया, एक ऑक्सीजन का फैक्टर कितना होता है, तो 2 का कितना होगा 4। बस याद करने के लिए दोबारा बता रहा हूँ, ये मेथड नहीं है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, Cl2 का बेटा, एक Cl के लिए 1, तो 2 के लिए कितना हो गया 2। और बेटा CO2 का ध्यान रखना, CO2 का 2 होता है। ये सारी बातें मैं तुम्हें इलेक्ट्रो में दोबारा बताऊंगा कैसे आई, अभी बस लिख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रो से बेटर समझ आता है, वहां पे हम समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अभी तो मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा दिया। जतिन बेटा वो हम वहां से देखते होते हैं, H2CO3 होता है ना, ठीक है, वो मेरे कितने H प्लस देते हैं वहां से देखते होते हैं, वही बता रहा हूँ, आगे जाके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक तरह से इसी का ही हो गया ना, ऑक्सी एसिड, तो उसकी कितनी होती है एसिड बेसिस 2 होती है, तो वहां से तो बेटा मेरा हो गया एलिमेंट हो गया, गैसेस भी हो गया। थर्ड कैटेगरी पर आता हूँ बेटा, आयन। बेटा आयंस के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। किसके बराबर, चार्ज के बराबर। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूंगा बेटा Fe2 प्लस, तो बेटा उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अगर मैं लिख दूंगा एल्यूमिनियम 3 प्लस, एन फैक्टर कितना हो गया। अगर मैं बोल दूंगा Cl माइनस, एन फैक्टर हो गया 1। अगर मैं बोल दूं H2 माइनस, एन फैक्टर कितना हो गया। मतलब जो उन पर चार्ज है वही उनकी क्या हो जाती है, एन फैक्टर। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, ये तो सारे आसान केसेस थे। अब सोल्ट वाले और एसिड बेस को ध्यान से समझो। ठीक है, इतना नोट करो सारे, फटाफट नोट करो, इतनी बात नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया सबने, सारे बच्चों ने कर लिया। जैस्मिन बेटा अभी बस इसको याद रख लो। ठीक है, आगे जाके समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा रिडॉक्स सिखाना पड़ेगा, अभी रिडॉक्स पर हम पहुंचे नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया बेटा नोट सबने। चलो अगले केसेस पर चलते हैं। बेटा अगला है फोर्थ सोल्ट। बेटा सोल्ट्स के लिए एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। बेटा वो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी, और वो दोनों का सेम ही आता है, तो चाहे तुम नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, अगर एक NaCl मैं ले लूं, ठीक है NaCl, बेटा मुझे बताओ NaCl
स्ट्रॉन्ग है या कितना चार्ज आएगा देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 1, तो एन वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, अगला अगर मैं लिख दूं Na2SO4, उसका एन वेक्टर बताओ। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2Na प्लस होगा प्लस एक SO4 2 माइनस होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज देखो 2 माइनस, और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी देखो 2 प्लस है ना, देखो एक सोडियम के पास +1, दो सोडियम के पास माइनस, वो +2, टोटल एन वेक्टर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है भाई? ठीक है, अगला देखो, बेटा इसका एन वेक्टर बताना, इसका एन वेक्टर बताना कितना होगा। साथ किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, इसका एन वेक्टर बता दो एक बार। देखो बहुत सिंपल है, इसको पानी में ब्रेक कर दो, क्या बनेगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। पहले मुझे बता दो, क्या कोई बच्चा है जिसको ब्रेक करना नहीं आता? अगर नहीं आता पहले ही बता दो, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी वरना बहुत। किसी को दिक्कत आती है तो बता दो, सिखा देता हूँ। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है ऐसे निकालने में, जल्दी बताओ, किसको ऐसे ब्रेक करने में दिक्कत तो नहीं ना? बता दूं? देखो भाई बता दिया करो ना, अगर दिक्कत शर्मा के रहे हो भाई पूछ लो। देखो करना क्या होता है, इतना तो तुम्हें पता है ना, कभी भी अगर मेरा कोई सोल्ट गिवन होता है, मान लो ये ऐसे, ध्यान से सुन लेना, मान लो AX BY है, पहले वाला मेरा कैटायन होता है, दूसरे वाला अनायन, इतना तो पता है सबको, जल्दी बताओ। पहला कैटायन दूसरा अनायन, ठीक है। अब करना क्या होता है देखो, जो ए के पैर में लिखा हुआ है ना, उसका नंबर हो जाता है, और जो बी के पैर में होता है वो उसका चार्ज हो जाता है। समझ रहे हो? दोबारा बताता हूँ, जो खुद के पैर में है उसका वो नंबर आ जाएगा, मतलब स्टोकियोमेट्री बन जाएगी, और जो सामने वाले के पैर में है उसका चार्ज बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि पहले कैटायन हो। अब दूसरे पर आ जाओ, बी, जो खुद के पैर में वो उसकी स्टोकियोमेट्री, और जो दूसरे की पैर में वो उसका चार्ज। अब क्लियर है? अब बेटा क्लियर है? अब इधर देखो, इधर देखो, एल्यूमिनियम के पैर में 2 है, तो 2 यहाँ आ गया, जो सामने वाले के पैर में है वो उसकी पावर बन गई। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 3 इंटू -2 6, तो कितना बन गया 6। हो गया बेटा? क्लियर है? तो इसका वेक्टर कितना हो जाएगा 6। बोलो भाई। अगला दो, देखो इसका बेटा वेक्टर बताना। बेटा देखो ध्यान से सुनना, पहले तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा मुझे 2 अमोनिया मिलेगा, ठीक है, प्लस एक सल्फेट मिलेगा, इसको ब्रेक कर दो, एक Fe2 प्लस और एक SO4 2 माइनस। बेटा ये सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको ब्रेक ना कर देना। बेटा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको ब्रेक ना कर देना गलती से, ठीक है। ये बस वो लोग हैं जो चिपक गए आके कि भाई हम हमें हमारे से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, ये करना नहीं चाहता, लेकिन बस ये उसके पीछे पीछे डोरे लेके घूम रहे हैं। मतलब ये सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, बस एक धक्के चेप हो रखे हैं। जतिन बेटा कुछ भी नहीं है, वो पानी के मॉलिक्यूल जो बॉन्ड नहीं बना के बस इंटरेक्शन से चिपके पड़े, मतलब वो मॉलिक्यूल जिन्होंने पानी ने इनके साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, बॉन्ड बस ये उसके साथ चिपके पड़े हैं थ्रू कोई इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब एक इंटरेक्शन की वजह से चिपके हुए। अब बेटा देखो टोटल प्लस चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल प्लस चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा बेटा? देखो टोटल या तो प्लस ले लो, कितना होगा ये 4, और ये 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो इसका बेटा एन वेक्टर कितना हो जाएगा 4। बेटा हम इसको, इसका नाम बेटा वो भी होता है मोर सोल्ट, पता है ना, इसको मोर सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है मोर सोल्ट। एक और एक क्वेश्चन तुम कर दो, ठीक है, मैं एक रैंडम कुछ भी बना के दे रहा हूँ।
इसका बताना। बहुत बढ़िया, सिंपल ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। अभिषेक बेटा ध्यान से देखो, इसका कितना होता है, इसका 6, इसका बेटा कितना 2 और इसका 1, टोटल कितना हो गया? क्लियर है भाई? मैंने सेपरेट तो करा दिया, सबको ऐड करा भाई। सबने नोट कर लिया? जल्दी बताओ, क्या सबने नोट कर लिया? पक्का? चलो भाई अगले खेले पर चलते हैं। अगला खेला बेटा है अपना एसिड। बेटा एसिड में एक्चुअली क्या होता है, एन फैक्टर होता है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एन फैक्टर इसका सीधा ना निकालना, समझ लो कैसे खेला होता है। बेटा एसिड्स के केस में हम दो तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं। एक तो एग्जामिनर क्या बोल देगा, एक तो बेटा वो फॉर्मूला दे देगा और वो दे देगा रिएक्शन। वो दो तरीके दे सकता है, या तो फॉर्मूले के थ्रू पूछ लेगा या रिएक्शन के थ्रू पूछ लेगा, ठीक है। फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना है, एन फैक्टर होता है बेटा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है, जिसको हम उसकी बेसिसिटी भी बोल देते हैं। मतलब है कितने H प्लस वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन को ये देखना बोल देना कि रिप्लेस हो सकता है। वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है जनरली जो मेरा क्लोरीन के साथ हो, या क्लोरीन ऐसा मान लो कि ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, ठीक है, जो इनके साथ वाले होते हैं वो मेरे एसिडिक होते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा। और एक होता है रिएक्शन। बेटा रिएक्शन में एन फैक्टर आएगा नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस आयंस। मतलब बताता हूँ क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें बोल दूं बेटा HCl, मुझे बताओ बेटा HCl में कितने H प्लस रिप्लेस होते हैं, कितने H प्लस है इसके पास देने के लिए? 1, तो बेटा इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं तुम्हें देता हूँ H प्लस का 4, इसका एन फैक्टर बताओ HNO3 का बताओ, ठीक है। और बता दो H3PO4 का, ठीक है, एक H3PO3 का, एक H3PO2 का, एक H2CO3 का। इन सबको बेटा एन फैक्टर बता दो, इसका कितना होगा 2, इसका 1, इसका इसका, बोलो भाई, इसका, इसका, बेटा जो तुमने, चलो सही है, ये दोनों गलत हो गए। काटा मारते हैं, रीजन बताता हूँ। बेटा देखो मैंने क्या बताया, ऑक्सी एसिड में वो H प्लस एसिडिक होता है जो या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन, या फ्लोरीन मान लो मैक्स। यहाँ पर अभी तो मैं दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं H3PO4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बेटा ये H3PO4, ठीक है। अगला बना रहा हूँ मैं, तो अभी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ये कैसे बना रहे हो, उसकी ट्रिक सिखाऊंगा बस 1-2 दिन में, ठीक है। उसकी ट्रिक सिखाऊंगा सारे स्ट्रक्चर बनाने की, अभी बस समझ लो कि आ रहा है। बेटा ये H3PO3, ये H3PO2। तो मुझे एक सीधी सी बात बताओ, यहाँ पर बेटा तुम्हें कितने H प्लस दिख रहे हैं जो O के साथ जुड़े हुए हैं? 1 2 3, तो 3 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर O के साथ कितने जुड़े हुए हैं? बेटा ये जो है ना, ये H प्लस को नहीं लेते क्योंकि एसिडिक नहीं है। एसिडिक होने के लिए फॉस्फोरस के साथ नहीं जुड़ सकता। बेटा इसके अंदर कितने होंगे बताओ?
एक, तो मैं इन दोनों H प्लस को नहीं देने वाला। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको अभी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे फ्लो में ना गलती कर जाते। बेटा देखो, अगर मुझे किसी को, देखो एसिडिक का मतलब होता है, देखो एसिडिक प्रोटोन का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर दे, H+ बन के लीव कर दे, यही मतलब होता है, बताओ हाँ यार। अब देखो, अब मेरा क्या हो रहा है, H+ अगर उसे बनाना है तो सामने वाला बहुत ही खूंखार आदमी होना चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींच ले और उसके पास क्या चार्ज आ जाए, नेगेटिव, और हाइड्रोजन को क्या दे दे, पॉजिटिव, समझ रही होगा। अब तुम्हें बताओ क्या फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि भाई हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन खींच ले और खुद पे नेगेटिव, सामने वाले को नहीं होता। तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेला होता है कि इतना कम से कम डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो प्रोटॉन एसिडिक हो जाए, मतलब H+ की तरह लीव। ठीक है बेटा, क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है, ये वाला नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, जल्दी बताओ, क्या सारे बच्चों ने ये पार्ट नोट कर लिया, जल्दी बोलो। ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। तो बेटा ये तो मैंने इससे किया, अब मैं रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू, बेटा अगर वो नॉर्मली बोल रहे हैं तो भाई आंसर नॉर्मली दे दो, लेकिन अगर वो आपको रिएक्शन के थ्रू दे रहा, रिएक्शन, बेटा रिएक्शन में देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं NaOH प्लस HCl, ठीक है, मुझे वो दे रहा है NaCl प्लस H2, अब मैं तुम्हें बोलूं HCl का फैक्टर बताओ, तो तुम देखोगे हाइड्रोजन कितने H प्लस रिप्लेस हुए, देखो हाइड्रोजन का एक H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो गया, बोलो समझ रहे हो, तो यहाँ पर बेटा इसका फैक्टर हो जाएगा 1, क्लियर। अब बेटा देखो, अगर मैं दे दूं NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, और वो मुझे दे रहे हैं Na2SO4 प्लस H2, और एक और मैं रिएक्शन लिख दूं गिविंग NaHSO4, ठीक है, इसको अलग से लिख देता हूँ NaOH प्लस H2SO4। बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने H प्लस रिप्लेस हो रहे हैं, इसका आंसर दे दो, यहाँ कितने H प्लस रिप्लेस हो रहे हैं बेटा, 2 हो रहे हैं, तो इसका फैक्टर बेटा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने H प्लस रिप्लेस हो रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 H प्लस है, सिर्फ एक ही हुआ, एक तो अभी भी चिपका पड़ा है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही H प्लस रिप्लेस हुआ है, तो बेटा इसका फैक्टर हो जाएगा 1, मतलब हम रिएक्शन के हिसाब से चलेंगे कि वो रिएक्शन में कितने H प्लस को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मली पूछेगा H2SO4 का फैक्टर बताओ, तुम कहोगे सर 2 है, अगर मैं रिएक्शन दे के पूछूं तो तुम रिएक्शन को देख के ही बताओगे एन फैक्टर क्या है। बोलो बेटा क्लियर है, सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर देना। बेटा इसका एन फैक्टर बताना, H3PO4 का। दोनों में एन फैक्टर बता दो बेटा, दोनों, पहले और दूसरे में। पहले में क्या एन फैक्टर, देखो बेटा पहले केस में देखो मेरे 3 H प्लस थे, अब एक बचा है, रिप्लेस कितने हो गए, मतलब रिप्लेस कितने हुआ बेटा, 2 रिप्लेस हुआ है ना, तो एन फैक्टर 2। बेटा इसका मतलब है कितने रिप्लेस हुए, ये मत देखना ना कितने बचे हैं, कितने रिप्लेस हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ, बचने को नहीं देखना, कितने बदले हैं, मतलब यहाँ 3 में से 2 रिप्लेस हो गए। बेटा यहाँ 3 में से कितने रिप्लेस हुए, एक, तो यहाँ बेटा एन फैक्टर हो जाएगा 1। बोलो बेटा क्लियर है सबको, क्या था वो क्लियर है भाई, क्या सारे बच्चों को क्लियर है इतनी बात, डन। हाँ बेटा वो रिएक्शन अपने आप देगा, अगर उसे रिएक्शन से निकलवाना है, अगर वो नॉर्मली बोलेगा H3PO4 का तो 3 बोलोगे, अगर वो नॉर्मली बोलता है, ठीक है, अगर वो रिएक्शन देके पूछेगा तो भाई तुम्हें उसके हिसाब से बता, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो बेटा, अगली बेस। बेटा मैं तो दोबारा नहीं लिखने वाला, तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर क्या कर देना है,
ठीक है, तो बेटा तुम्हें तो दोबारा लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे नहीं लिखना पड़ेगा दोबारा, मैं फायदा उठाऊंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस साइंस, या बोल सकते हो उसको एसिडिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एसिडिटी। ठीक है, और नंबर ऑफ रिप्लेस OH माइनस, बिल्कुल सेम खेल है, कुछ फर्क नहीं। ठीक है, जैसे मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ थ्रू फॉर्मूले वाले, बेटा फॉर्मूले में सिंपल है, NaOH का n फैक्टर बताओ, COH का बताओ, CaOH ट्वाइस का बताओ। ठीक है, AlOH थ्राइस का बताओ। तो बेटा कितना n फैक्टर होगा इनका, इसका बताना। बेटा ये बेस ही नहीं है, बेटा ये बोरिक एसिड है, बेटा ये एसिड है, बेस नहीं है। जो एक्चुअली में होता है H3PO3, हम उसको ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि बात तो ये किया ना। ठीक है, और बोरिक एसिड का बेटा n फैक्टर होता है 1, ध्यान रखना, आगे बताऊंगा क्यों होता है। बोरिक एसिड का n फैक्टर बेटा 1 होता है, वो एक ही H प्लस देता है, वो भी अपना नहीं पड़ोसी का लेके। और इतना तेज इंसान है ना ये, H प्लस एक तो अपना दे भी नहीं रहा, दे भी रहा है तो पड़ोसी से लेके दे रहा है। बेटा प्रैक्टिस जतिन, ठीक है, मैं लिखवा के इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारी इसका थोड़ा जान पहचान हो जाए। ठीक है, जैसे ही जान पहचान होती है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ HCl, वो जैसे मैं बोलूँ NaCl, NaCl स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, वीक सोल्ट है? स्ट्रॉन्ग है ना, कैसे पता, बचपन से देखते हुए आ रहे हो, तो बेटा वो प्रैक्टिस से आ जाता हो, समझ रहे हो, मतलब जितनी बार देखोगे, जितनी बार हमारे नोट्स में मिलेगा, तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रह पाता। ठीक है, उनको हम फिर पहचान जाते हैं, जान पहचान हो जाती है। ठीक है, अगला है बेटा फ्रोम रिएक्शन। रिएक्शन में सिंपल ये, जैसे मान लो मैं दे दूं तुम्हें HCl प्लस CaOH का ट्वाइस, ये मुझे बेटा दे रहा है मान लो CaCl2 प्लस H2, और एक और रिएक्शन HCl प्लस CaOH का ट्वाइस गिविंग, ठीक है, क्या मुझे दे रहा है CaOH Cl प्लस H2। पहले केस में n फैक्टर बता, दूसरे में n फैक्टर बता, पहले में इसका n फैक्टर बता, दूसरे में n फैक्टर बता। बेटा पहले में देखो दोनों के दोनों H प्लस रिप्लेस हो गए, तो n फैक्टर कितना हो गया 2। दूसरा बताओ कितना H प्लस रिप्लेस हो रहे हैं 1, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है, सारे बच्चे समझ गए, समझ गए बेटा, फटाफट बताओ, रब कर दिया जाए। ठीक है, रब कर दो या नोट कर रहे हो बता देना, ठीक है, मुझे पता, मेरे को लग रहा है। राधिका बेटा बोरिक एसिड बेटा एक एसिड होता है, नाम सुना होगा ना कहीं, बोरिक एसिड। ठीक है, तो मैंने जान के उसको ऐसे लिख दिया था, एक्चुअली में तो H3PO3 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ ये एक एसिड होता है, और एसिड, इस एसिड का इफेक्टर 1 होता है, रीजन क्या है, ये एक ही H प्लस देता है, वो भी अपना नहीं पड़ोसी से लेके। उसकी केमिस्ट्री में पूरे डिटेल में जाएंगे हम, जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अभी हम उस ब्लॉक केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, बस इतना समझ लो, ये जो H प्लस दे रहा है ना, अपना नहीं दे रहा, पानी से लेके दे रहा है, बहुत तेज इंसान है ये कहता है भाई H प्लस दूंगा, लेकिन अपना भी नहीं, पड़ोसी से लेके। ठीक है, चलो भाई आगे अब देखो बेटा, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा मुझे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट बताओगे तुम, अब तुम एन फैक्टर आ गया ना निकालना, अगर एन फैक्टर आ गया तो भाई मोलर मास को एक एन फैक्टर से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें दे देता हूँ O2 का इक्विवेलेंट वेट बता दो। ठीक
ठीक है, रैंडम दे रहा हूँ। ठीक है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दो, Al2SO4 थ्राइस का इक्विवेलेंट वेट बता दो, और फिर Fe3 प्लस का इक्विवेलेंट वेट बता दो, CaOH ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट बता दो। ठीक है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट बता दो, और MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट बता दो, Mg का इक्विवेलेंट वेट बता दो। ठीक है, और कौन बचा, H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दो। बेटा करना कुछ भी नहीं है, मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाए। जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, n फैक्टर क्या बताया अभी मैंने, इसका n फैक्टर जल्दी बताओ, n फैक्टर क्या बताया 4, तो कितना वेट आ गया, समझ गए। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98। ठीक है, n फैक्टर कितना होता है, n फैक्टर H2SO4 का 2, कितना हो गया, इसका मोलर मास निकालना, मोलर मास कितना बेटा Al2SO4 थ्राइस का, बेटा इक्विवेलेंट वेट है उसका 8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट। Al2SO4 थ्राइस का वेट बताना, मोलर मास बता दो पहले तो बेटा 342, बहुत बढ़िया। डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड बाय 6, बहुत बढ़िया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बताओ, इसका 56 मोलर मास डिवाइड बाय उसका चार्ज, समझ रहे हो। इसका बताओ, इसका मोलर मास बेटा बताना, 34 और 40 कितना होता है, कितना हो जाएगा CaOH ट्वाइस का मोलर मास, सारे बच्चे बताओ फटाफट, डिवाइड बाय क्या होगा, बहुत बढ़िया, कितना बन जाएगा, NaOH का 40 डिवाइड बाय 1। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगा 40 ग्राम, क्योंकि n वेक्टर 1 होता है। बेटा MgCl2 का कितना होगा, MgCl2 24 और 71, 24 और 71 कितना हो गया, बहुत बढ़िया, 95.2 ग्राम। ठीक है, Mg का बेटा, Mg का 24 डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 12। H3PO4 का 31 प्लस 3 34, 34 और 64 कितना हो गया, सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है, इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, बोलो। समझिए बेटा, सारे आसान है, रब कर दो, चलो। बेटा वो अपने मुद्दे पर आते हैं, वो मुद्दा क्या, ध्यान से समझना, मुद्दा समझो। बेटा देखो, नॉर्मेलिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब मैं नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, बताओ आया, लिख सकता हूँ। मुझे बताओ नॉर्मेलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास, बेटा इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो अब इसको ऐसे ही रहने दो, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml अगर मैं कर दूं तो यहाँ बेटा 1000 आ जाएगा।
बेटा ये फॉर्मूले को ध्यान रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है, बार बार हम ये यूज करने वाले। जैसे वहां पर होता था डब्ल्यू बी, ठीक है, वहां होता था बेटा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी होता था, और यहाँ वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन होता था। यहाँ पर बस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, वहां पर मोलर वेट होता था या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक चीज, ये तो मेरा एज इट इज रहा, मैं इक्विवेलेंट वेट को क्या ये लिख सकता हूँ मोलर मास बाय एन फैक्टर, लिख सकता हूँ मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल ऑफ सॉल्यूशन इंटू एन फैक्टर। मुझे बता दो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको मोलैरिटी, तो मैं ये लिख सकता हूँ मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो बेटा मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स मम्मी, तो इसका ऐसे याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स मम्मी। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला, और एक और फॉर्मूला देख लो, इक्विवेलेंस होता है बेटा n इंटू एन फैक्टर, ये भी लिख लो, काम आएगा बेटा, इक्विवेलेंस होता है n इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इन पर न्यूमेरिकल। इतनी चीजें नोट कर लो, आज हमने इतनी की है। हाँ बेटा, n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, n नंबर ऑफ मोल्स है और वो n फैक्टर। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बेटा ये है नॉर्मेलिटी, ये है मोलैरिटी, ये एन फैक्टर, ये इक्विवेलेंस, ये एन फैक्टर, और ये नो मोल। ठीक है, तो मैंने नोटेशन दिखा रखे पहले बेटा, स्मॉल एन हमेशा मोल्स होएगा और ये एन फैक्टर होगा। अगले क्लास में सिग्निफिकेंस बताऊंगा, इक्विवेलेंट वेट का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तो निकालना सिखाया है, अगले क्लास में सिग्निफिकेंस बताऊंगा। नहीं बेटा, साइट पर होगा प्रतीक, बेटा हमारी एक साइट है जेनेसिस की, वो तुम्हें लिंक आ जाएगा, वहां पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, पूरा प्लेटफॉर्म है।